नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन होंगे, कूल होंगे इस गर्मी में भी। तो आइए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा कड़ी चल रहा है, लगभग आज यह अंतिम प्रहार की श्रेणी का यह लगभग शायद 26वां या 27वां दिन चल रहा है। लोग कहता है कि अगर 21 दिन तक कोई कार्य को करो तो 22वां दिन ऑटोमेटिक होने लगता है। लेकिन दोस्तों यह हमसे उल्टा अपोजिट, हमारे लिए अपोजिट है। अगर 21 दिन हम कंटिन्यू कर लेते हैं तो 22वां दिन हमें करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि आपके लिए इस तरह का सेट प्रैक्टिस जरूर करवाते हैं, जिसमें हमने अब थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि पहले जो क्वेश्चन रहता था कि उसमें थोड़ा डिटेल्स रहता है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ रही है, इसलिए हम जो है कि क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल ना जाकर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर, और उसमें 2-3 क्वेश्चन को मैथ को प्रश्न को ऐड किया है। आइए हम सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट सेशन, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों तराइन का 2 बार युद्ध लड़ी गई थी, एक मोहम्मद गौरी के द्वारा और साथ में पृथ्वीराज चौहान थे, दूसरा फिर मोहम्मद गौरी के द्वारा और पृथ्वीराज चौहान, और अंत में एक चंदावर का युद्ध होता है जिसमें इनकी हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। जयचंद जो है बहुत ही वो व्यक्ति टाइप का था कि जो कि चापलूस का था, वह उसने अपने लोभ में आकर और वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है 1992 का दूसरे तराइन युद्ध में। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ऐसे राजा थे जिन्हें शब्द वैदिक ज्ञान, बाण चलाने का ज्ञान था, और उस समय उनके जैसा महान सम्राट भारतवर्ष में नहीं था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से जब दूसरी बार तराइन की युद्ध होती है और जयचंद के वजह से उनकी हार हो जाती है, पकड़ में आ जाते हैं, तो उनकी तब जाकर हार होती है। ऐसे वो हारने वाले नहीं थे। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम युद्ध कौन सा हुआ? तो वह युद्ध था तराइन का युद्ध। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। वही तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको यह कमेंट करके बताना है। शायद अगर आपने सही सुना होगा तो आप जवाब सही दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। दोस्तों मोरक्को जो है अफ्रीकी महादेश में है, और इस तरह से मोरक्को का रहने वाला कौन था? इब्न बतूता। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था रहला। इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम क्या था? रहला था। और यह कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और हम्पी कर्नाटक में आती है। और इस तरह से हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा। हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, और इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनकी भाषा तेलुगु हुआ करती थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ। और यहाँ थे शेर खां और हुमायूं और शेर खां के बीच। और इस वजह से इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, यह हार जाते हैं हुमायूं, और वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद इनका नाम शेर शाह पड़ा था। और यही शेर खां वही है जो शेर शाह सूरी थे, जिनका मकबरा सासाराम में देखने को मिलता है। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियों जानवरों से रिलेटेड कहानी दी गई है, और जिनके माध्यम से लोगों को उनका
उनका जो परिणाम दिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक डाल पर कौवा आया, चोंच में अपनी रोटी लाया, एक लोमड़ी बड़ी सियानी, उसके मुंह में आया पानी, बोली भैया गीत सुनाओ, गीत सुनाकर मन बहलाओ। और कौवे ने फिर लालच में आ जाता है, अरे हम तो इतना सुंदर गाते हैं, उसका तो बड़ाई करता है। कौवे ने जब मुंह को खोला, गिर गई रोटी, चली लोमड़ी खाकर। और इस तरह से ऐसी ऐसी छोटी कहानी, इससे क्या सबक मिलती है? इसका परिणाम यह हुआ कि आप जो है किसी को भी अपने जाल में तभी फंसा सकते हैं जब एकदम मिठास बानी रखे, यानी कि सामने वाला का आप जितना बढ़ चढ़कर उसका बड़ाई कर सकते हैं। और इस तरह से कौवा की जब लगा, अरे हमें तो इतना सुंदर गाने के लिए कहा रहा है, हम इतना सुंदर बोलते हैं, गाते हैं, और बेचारा जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलता है, मुंह से रोटी गिर जाती है और वो लोमड़ी खाकर चतुर बनकर चली जाती है। इस तरह की कहानी से मतलब कहानी बताकर मानव को शिक्षा देने का काम किया गया हुआ पंचतंत्र। इसी कारण इस पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव। छत्रपति शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य थे, इनके गुरु का क्या नाम था? कोंडदेव था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेज़ली ने खुद को बंगाल का एकदम टाइगर कहा था, शेर कहा था कि हम बंगाल का लायन है। किसने कहा था? लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा था, क्योंकि इन्होंने संधि की नीति अपनाई और सभी राज्य को अपने में मिलाने का, यानी कि अंग्रेज जो नीति लाया था पूर्व डालो शासन, वह तो ठीक था, और फिर बाद में एक समझौते की संधि या समझौते की शुरुआत किया, ताकि जो जो रियासत थे अपने में मिला सके। इसलिए यह अपने आप को कहा हम हैं टाइगर, यानी कि हम हैं लायन। लॉर्ड वेलेज़ली खुद को क्या कहा? लॉर्ड वेलेज़ली, यानी कि हम हैं बंगाल का बाप, शेर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अंग्रेज बड़ा चतुर था, वो अपने आगे नाम के आगे लॉर्ड लगाता था कि हम तेरा भगवान है, हम तेरा भगवान है, इंडिया वालों हम तेरा भगवान है। ऐसा करके वह अपने आगे जितना भी वहाँ पर वायसराय हुआ, गवर्नर जनरल हुआ, खुद को अपने को लॉर्ड करता था। 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घटना घटी, और इस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी समय इस आंदोलन में एक नारा प्रचलित हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, तात्या तोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, और लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से लड़ रही थी 1857 की क्रांति। दोस्तों आपको बताना है कि सदाहत अब्दुल्ला जो था, या कुछ और नाम था, अवध के तरफ से कौन सा नेता था या नेतृत्व करता था जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया? शहादत खान शायद नाम था। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? दोस्तों करजन था जो कि अड़चन डाला और उसने बंगाल को विभाजित कर दिया। करजन ने अड़चन डालकर बंगाल को विभाजित कर दिया। 1905 में यह घोषणा की कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाए, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा दैनिक पत्र, एनी बेसेंट जिन्होंने तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की। इनका एक पत्रिका छपता था जो कि दैनिक पत्र था, उनका उस पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया दैनिक पत्रिका था, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा शुरुआत की गई थी। वही साप्ताहिक पत्र था साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ और दैनिक पत्र न्यू इंडिया, यह पत्रिका थी जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिका शुरू की गई थी। एक एनी बेसेंट के द्वारा शुरू करने वाली दैनिक पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया, वही साप्ताहिक पत्र को जारी करने वाली वह एक उसका नाम था क्या नाम था? तो ये नाम था कॉमनवेल्थ जो था साप्ताहिक पत्रिका थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में
के समय, तीनों गोल में समय 1931, 30, 31, 32 में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कम से कम याद रखना है दोस्तों, मैकडोनाल्ड जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय वह प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मैकडोनाल्ड। दोस्तों इसका फिर से हम रिविजन कर लेते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिका छपती थी, एक दैनिक पत्रिका, एक दूसरा साप्ताहिक पत्रिका। दोस्तों ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिका छपती थी, एक दैनिक पत्रिका थी, वहीं एक साप्ताहिक पत्रिका थी। दैनिक पत्रिका जो कि न्यू इंडिया के नाम से चलती थी, जबकि वहीं पर साप्ताहिक पत्रिका यह कॉमनवेल्थ के नाम से चलती थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज के सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 मई 1939 ईस्वी को की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो कि कोलकाता में हुआ था और उसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी, और उस महिला अध्यक्ष जो बनने वाली अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष करने वाली पहली महिला बनी जो अध्यक्षा हुआ करती थी। हमारे अब ये 15 क्वेश्चन था जो कि जीके का क्वेश्चन था, यह समाप्त होता है। हम अब अगले पड़ाव में पहुंचते हैं। यह हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 3 प्रश्न मैथ का है। आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है इतना जो 1 7 स्टार 3 से विभाज्य हो तो स्टार का अंक क्या होगा? दोस्तों 3 से विभाज्य के लिए यह चाहिए कि जितना भी संख्या होता है सबको ऐड करते हैं, और ऐड करने पर जो वह 3 से टेबल से कट जाए, 3 के पारा से कट जाए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य मानी जाती है। तो आइए हम ऐड करके देखते हैं। 7 1 8, 8 3 11, 7 1 8, 8 3 11। 11 में कितनी संख्या जोड़ेंगे जो कि 3 के पारा से विभाज्य हो जाए? तो 12। तो 11 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1, और 1 रखने पर क्या होगा? वह 3 से विभाज्य हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वे 2 प्राकृत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 52 है, यानी कि जोड़ेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग कर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 52 आना चाहिए। तो देखते हैं 2 ऑप्शन से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर 49, 49 4 53, 52 नहीं आया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाता है 34। यह भी हमारा ऑप्शन नहीं आना चाहिए। कितना? 52। फिर 4 के स्क्वायर 24, सॉरी 4 के स्क्वायर 16 और 6 के स्क्वायर 36, 3652 आ जाएगा, यानी कि हमारा एक्यूरेट आंसर। इस तरह का ये हम प्रश्नों का ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए बनाने के लिए हमको ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर पता चलेगा पूरा हम जो है बोर्ड हिसाब भर देंगे और सॉल्व होने का न है, और थोड़ा सा मिस्टेक खत्म, सारा हिसाब खत्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, 2 पर पावर 16 है -1 किस संख्या से विभाजित? बड़ा ही आसान, और क्वेश्चन जो है देखने में आसान लगता है लेकिन आसान। अब बताइए क्या कीजिएगा? कोई इसको भाग दीजिएगा, फिर 2 पर पावर 16 करते रह जाएंगे। 2 पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, 10 तक गुना करेंगे तो पता चला 1024 से फिर गुना करेंगे 248, फिर आते रहेगा, यानी कि हमको उतना करना है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी कि इसको a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस b, यानी कि 2 की पावर 8 प्लस a, और फिर 2 की पावर 8 माइनस a, यहाँ से ये हो गया। अब 2 की पावर 8 का वैल्यू कितना होता है? 6 के 64 और 7 का 128,
8 का 256, 256 हो गया और प्लस 1, और फिर यहाँ से 256 माइनस 1, यहाँ से हो गया 257 गुना 255। अब हमारा ये हो गया, इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करेंगे तो 7 5 12 2 14, इसका कर सकते हैं 5 से 5 25 और 5 से 51 बार में ये, फिर इसका करते हैं 3 से 17 बार में, 17 3 51, यानी कि हमारा एक संख्या प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन में 3 नहीं है, 5 नहीं है, 257 नहीं है, लेकिन एक 17 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17, यानी कि यह संख्या जो है 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य होगा तो 17 से होगा। तो इस तरह हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का सवाल था, जो कि आप भली भांति समझ रहे होंगे अच्छी तरीक़ा से। दोस्तों आज की एक घटना मैं बताता हूँ। एक टेनिस खिलाड़ी थी जिसका नाम था राधिका यादव। आपको यह बताना है कि क्या सही है या गलत। टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम था राधिका यादव और वह एक वयस्क युवा थी, यानी कि युवा थी या वयस्क महिला कहिए। उसके पिताजी ने इस राधिका यादव को 5 गोली मारी। क्यों मारा 5 गोली? और इसके पिता का नाम था दीपक यादव। कि यह जो थी एक टेनिस खिलाड़ी थी और नेशनल लेवल पर खेला करती थी, अच्छा होनहार थी। और यह खिलाड़ी क्या की, खेलते खेलते जो अपना उसी में करियर बनाने की सोची, तो गुरुग्राम में हरियाणा में इसने एक टेनिस एकेडमी खोल लिया जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को यह सिखाती थी। फिर यह रील्स भी बनाया करती थी। लेकिन पिताजी ने एक दिन इसे क्या किया, रसोई रूम में ही इसे अपने पिस्टल से इसे 5 गोली मार दिया, जो कि 3 गोली इसकी पीठ पर लगी और डॉक्टर के पास जब इसे ले जाया गया तो वह पूरी तरह से मतलब जख्मी हो चुकी थी और वह मर चुकी थी। जब केस हुआ तो पिता ने बयान दिया कि हमारी बेटी रील्स बनाती थी, इससे हमें तकलीफ थी, और वह टेनिस जो एकेडमी चलाती थी उसके पिताजी कहा करते थे इसे बंद कर दो, इसी कारण हमने मारा। अब वजह क्या थी? बाद में जब इसकी जांच हुई तो इसके पिताजी ने स्वीकारा कि लोग कहते हैं कि तुम बेटी की कमाई पर अपना जी रहे हो, यानी कि अपना जीवन यापन बेटी की कमाई से कर रहे हो। और इस वजह से लोग के ताना की वजह से उसे गुस्सा उठता था और वह अपनी बेटी को मना करते थे कि ये सब छोड़ दो, बेटी कही हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं और सब कुछ सही कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अंत में लोग ने उनको भड़काया और भड़काने की वजह से वो उसने अपनी बेटी की ही जान ले ली। दोस्तों इससे एक यह सीख मिलती है कि अगर हम लोग की सुनते हैं तो खुद का नुकसान करते हैं। इसलिए हमें लोग की नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा न है, वो ऐसा न है, इससे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि खुद को एकदम एकाग्रचित रखकर ये सोचना है कि हम सही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहे। क्योंकि आप अच्छे करते हैं तो फिर भी आपका लोग बुराई करेगा, और आप बुरे करते हैं तो फिर भी कुछ लोग जो है उसमें अच्छाई खोज देगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपना कर्तव्य करते जाइए, आप दूसरों को मत देखिए, क्योंकि दूसरा आपको रोते हुए देखेगा पर क्यों रो रहे हैं एक रोटी के लिए, वह रोटी देने के लिए कभी नहीं आएगा। इसलिए हम यह कहते हैं, हमारा यह इस घटना से सीख यही है कि दूसरे के बातों पर ना ध्यान देकर खुद के राह पर चलना है और खुद अपना मंजिल बनाना है। इसी के साथ हम अपने बात को ख़त्म करना चाहेंगे और फिर अगले दिन आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए हमें इतना ही विराम कर दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।